करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा को समझ लिया तो राष्ट्रपति को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक यानी कि इस देश के पहले इंसान है। अगर हम संवैधानिक रूप से बात करें तो सबसे पहले जिक्र होता है राष्ट्रपति का। दोस्तों, संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है यानी यूनियन के बारे में, और ये जो संघ का पार्ट है ये अनुच्छेद 52 से 151 तक में कवर किया गया है और इसी में जिक्र होता है राष्ट्रपति का। लेकिन आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक की। हमारे यहाँ 2 प्रकार के स्तर है, संघ और राज्य, और दोनों स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है। तो जो संघ के स्तर पर सरकार बनती है, उस संघ के स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसके जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, जिन्हें भारतीय संविधान में एक वरिष्ठ और सबसे सर्वोच्च पद पर जाना जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि कौन कौन से आर्टिकल यानी अनुच्छेद में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 की। इसमें राष्ट्रपति के पद मतलब पोस्ट के बारे में बात की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका का एक हेड होगा जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानेंगे। अब ये कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही कार्यपालिका बोलते हैं। और इसी कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। अब बात करते हैं आर्टिकल 53 की। इसमें राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के होल्डर होते हैं उन्हें बहुत सारी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं, लेकिन इनकी शक्तियों और कार्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वो होता है जब जनता सीधे तरीके से अपने नेतृत्वकर्ता का चुनाव करती है। जैसे हम संसद का चयन करते हैं, विधायक का चयन करते हैं, तो ये जो हम चयन करते हैं ये हम प्रत्यक्ष रूप से चयन करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होते हैं तो उसका उदाहरण है राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे तरीके से वोटिंग नहीं करती, बल्कि इसमें जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जैसे सांसद, विधायक, ये जाकर चुनाव करते हैं। तो आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यानी राष्ट्रपति को जो वोटिंग करने वाले लोग हैं तो वो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को वोट कर सकते और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा। अब आपको ये तो पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा का कॉम्बिनेशन ही पार्लियामेंट कहलाता है। मतलब ये कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप या मैं कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि इनके लिए एक स्पेशल निर्वाचक मंडल बनाया गया है। यानी राष्ट्रपति को चुनने के लिए इनके इलेक्शन में कुछ खास गिने चुने लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। तो अब ये खास गिने चुने लोग कौन हैं? तो ये लोग हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के यानी कि एमएलए ऑफ स्टेट्स यानी 29 राज्यों के और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक, ये सब मिलकर वोट देते हैं और उसके बाद निर्धारित होते हैं राष्ट्रपति। लेकिन इन तीनों सभा में 2 तरह के लोग बैठते हैं। पहले हैं इलेक्टेड यानी निर्वाचक और दूसरे लोग हैं नॉमिनेटेड यानी मनोनीत। निर्वाचन करने का अधिकार आम जनता को होता है, यानी कि हम लोग निर्वाचित करके भेजते हैं संसद में। हम लोग जो आम जनता है वही इलेक्शन के थ्रू भेजते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो हम डायरेक्ट वोट करके चुनते हैं। तभी तो ये पार्टीज हमें अपील करती है कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। और विधानसभा में जो एमएलए बनते हैं उन्हें भी हम सीधे चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हम डायरेक्ट रूप से नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं। हम किसी को चुनते हैं फिर वो और किसी को चुन के भेजते हैं, जिनसे राज्यसभा बनती है। तो इन तीनों जगह के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो बिल्कुल ही अलग है।
तो निर्वाचन की नीति में हमें दो बातें याद रखनी होगी और उनमें पहले नंबर पर आती है समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें क्या होता है कि संघ मतलब देश और राज्य मतलब विधानसभा, दोनों को मतलब राज्य और संघ को समान वोट मिलते हैं, क्योंकि अब संघ में लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या कम है। अगर हम वोट देने वाले सांसदों की संख्या को देखें तो 776 होती है, और अगर राज्यों में विधायकों की संख्या को देखें तो ये 4120 है। तो अब अगर इन दोनों को सेम मौका दिया जाए तो वोटों की जो संख्या है वो राज्य की ज्यादा और संघ की कम हो जाएगी। इसीलिए ये पूरी कोशिश की गई है कि दोनों की मत संख्या को बराबर रखा जाए और दोनों की वोट वैल्यू अलग अलग रखी जाए। तो अब इनका वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ये वोट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, जैसे एक विधायक मत बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। और इस तरह से हम एक विधायक का मत वैल्यू निकालते हैं, जो लगभग सभी राज्य के एक विधायक का मत वैल्यू के बराबर होता है। अब हम निकालते हैं एक सांसद का वैल्यू। एक सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे फिर वो राज्यसभा का हो या फिर लोकसभा का। तो एक सांसद बराबर कुल विधायकों का मत मूल्य बटा निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो इस तरह से ये वोटिंग वैल्यू निकाली जाती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो भारत में लोकसभा से 533 और राज्यसभा से 233 और इस तरह से 776 संसद सदस्य वोट देने जाते हैं राष्ट्रपति के चयन में। और विधानसभा जो पूरे देश में फैली हुई है उनमें अगर देखें तो 4120। तो इसीलिए कोशिश की गई है कि विधायकों का मत मूल्य कब रखा जाए, मतलब ये कि 4120 लोगों का मत मूल्य और इधर केंद्र का 776 का मत मूल्य लगभग बराबर हो। तो ये जब दोनों मिलाते हैं तो करीब दोनों का मत मूल्य बराबर आता है और इन दोनों का मत मूल्य 10 लाख से ऊपर आता है, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और दूसरी है एकल संक्रमणीय पद्धति। तो जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिल गए क्या वो जीत गया, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में एक फिक्स कोटा रखा गया और वो है कोटा बराबर कुल वैध मत प्लस 1/2, मतलब 50% से अधिक प्लस 1। तो अगर आप 50% से अधिक वोट्स नहीं लेते तो क्या चुनाव फिर से किए जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इसमें एक स्पेशल प्रोसेस रखा गया और वो है वरीयता क्रम, यानी कि प्रायोरिटी, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो ये क्या पद्धति है, क्या प्रोसेस है, इसे हम एक बार समझते हैं। तो जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तब हम वोट देते हैं, तब हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं और हम किसी एक को वोट देते हैं। बट राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको वोट देना होता है प्रायोरिटी के बेस पर। जैसे मान लेते हैं कि 3 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति के लिए, A, B और C। तो जो राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे पहले नंबर पर B को, दूसरे नंबर पर A को और तीसरे नंबर पर C को। अब क्या होगा कि जिनको फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी मिली उनकी काउंटिंग की जाएगी और अगर इसी क्रम की काउंटिंग में 50% पूरा हो जाता है तो आगे काउंटिंग की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर पहली काउंटिंग में 50% मत नहीं मिलते तो दूसरी नंबर की वोट्स की काउंट किए जाते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को 50% वोट्स नहीं मिल जाते। और इस प्रोसेस में सबसे कम वोट्स जिसे मिलते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और इस तरह से जिसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, जिसकी काउंटिंग सबसे ज्यादा होती है, उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में 2 वर्ड्स का और यूज किया जाता है और वो है अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान द्वारा चुनाव। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। इसमें राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है, यानी कि पद की अवधि। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जिस दिन से वह शपथ लेंगे, पद ग्रहण करेंगे, उस दिन से उनका कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा। यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की डेट से गिना जाएगा, ना कि निर्वाचन की डेट से। अगर इस बीच वो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 57 यानी पुनः निर्वाचन की तरफ। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के रूप में जो भी व्यक्ति पद ग्रहण करता है या कर चुका है उसके पुनः निर्वाचन के लिए कोई समय तय नहीं किया गया है। मतलब ये कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है ये अभी तक तय नहीं किया गया है। वो जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं, जीत सकते हैं
और फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसकी कोई सीमा तय नहीं है। हालांकि अब तक एक ही बार ऐसा हुआ है। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति चुनाव जीता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर रहा है वो 35 प्लस ही होना चाहिए। इससे अगर इसमें अभी तक राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम उम्र तय नहीं की गई है, यानी कि 35 वर्ष की उम्र के बाद आप कितनी भी उम्र में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं, चाहे फिर आप 100 साल के ही क्यों ना हो। तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, और चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो। तो जो व्यक्ति किसी राष्ट्रपति के पद पर या उपराष्ट्रपति के पद पर या फिर किसी एमएलए या एमपी के पद पर है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वहां से लाभ उठा रहे हैं तो वो लाभ का पद माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इतनी योग्यता होने से राष्ट्रपति बन सकता है? क्योंकि भारत का नागरिक तो हर व्यक्ति है और कम से कम भारत के 40% लोगों की उम्र 35 वर्ष से ऊपर है और भारत के 70% लोगों के पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो ये सब क्या राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं? ऐसे तो आधी से ज्यादा जनता राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी हो जाएगी। इसीलिए इसके लिए एक प्रावधान यानी कि क्राइटेरिया रखा गया है चुनाव का। तो जब हम राष्ट्रपति नॉमिनेट के लिए जाते हैं तो वहाँ ये कहा गया है कि कम से कम 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो निर्वाचक मंडल से हो और आपके नाम का प्रस्ताव रखे, और 50 लोग ऐसे होने चाहिए निर्वाचक मंडल से जो आपका अनुमोदन करें, यानी कि हामी भरे। इनको सेकेंडर्स बोलते हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी कि ये कुल 100 लोग जो एमपी एमएलए हैं। जब ये 100 लोग आपका नाम रिकमेंड करेंगे ना, तब जाके वो एलिजिबल होगा राष्ट्रपति के लिए। तो यहीं पर हमारा राष्ट्रपति बनने का सपना टूट जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है जो किसी दल विशेष से जुड़ा हुआ होगा। तभी तो उनको 100 लोग निर्वाचक मंडल से मिलेंगे सपोर्टिंग के लिए। इसके अलावा एक दो बात और है जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो आपको एक जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि आपको आरबीआई या फिर सरकारी खजाने में जमा करानी होती है। अगर आप जीत जाते हैं तो ये जमानत राशि आपको वापस मिल जाती है। लेकिन चुनाव में अगर आप कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और ये 1/6 मत वाला प्रावधान सभी चुनावों में लागू होता है। फिर चाहे आप सांसद के, विधायक के या पंचायत के कोई भी चुनाव लड़ रहे हो। अब आते हैं हम अनुच्छेद 60 की तरफ, यानी 60 की तरफ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जीत जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, तो फिर वो शपथ लेता है। और ये शपथ को हमारे मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो अपने समक्ष, अपने सामने राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर किसी वजह से मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो उनके बदले में वरिष्ठ न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, जो है महाभियोग। तो अब तक हमने सारी बातें देखी और समझी कि किस तरह से राष्ट्रपति बनते हैं, उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए, उनका कितना कार्यकाल होता है और कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब अगर राष्ट्रपति महोदय संविधान का विरोध करते हैं, संविधान के नियमों का पालन नहीं करते या फिर कोई गलत कार्य करते हैं, तो एक कंडीशन है उन्हें हटाने की, कि उनके अगेंस्ट संसद में महाभियोग बुलाया जाता है। अब ये संसद के किस सदन में बुलाया जाएगा ये कोई फिक्स नहीं है। ये संसद के किसी भी सदन में बुलाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि महाभियोग बुलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना भेज दी जाएगी कि आपके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है। और अगर इन 14 दिनों में राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो महाभियोग रद्द कर दिया जाता है। और अगर नहीं देते तो जहां पहले महाभियोग लाया जाएगा, जैसे राज्यसभा में, तो राज्यसभा इसको पास करके लोकसभा को भेज देती है और फिर लोकसभा भी इसको पास कर देती है। ऐसे ही अगर पहले लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा इसे पास करके राज्यसभा में भेज देती है। जब ये दोनों सदन इसे पास कर देती है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है और फिर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में सुधारा जाता है यानी सुलझाया जाता है। कभी भी इनका मुकदमा हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुलझाया जाता। अगर राष्ट्रपति अचानक खुद हट जाते हैं अपने पद से या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं तो उनके बदले में उपराष्ट्रपति काम करना शुरू कर देते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो अधिकतम 6 महीने तक ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन करना जरूरी होता है। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित तोमर, कोच मुरैना फिजिकल एकेडमी से